नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। वाराणसी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकवाद और नक्सलवाद देश की गंभीर समस्या है। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए संतुलित नीति बनानी होगी। है कि भारत एक सुरक्षित भारत बनना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य। आज एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कोई मीटिंग थी? हाँ, किया था। किस तरह की आज मीटिंग कौन सी तैयार हो रही है सिक्योरिटी को लेकर? नहीं, एक मुकम्मल चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए सारे देश भर में। उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, सिर्फ माओवाद कहते हैं, चाहे आतंकवाद हो, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा बहुत ही संतुलित कदम होगा। आनंद फानंद में हम कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे। कराची में आज एक घटना हुई है और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली है। इस हमले में 10 आतंकियों समेत 28 लोग मारे गए। वहीं शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दहशतगर्दों की साजिश जिन्ना एयरपोर्ट को तबाह करने की थी। पाकिस्तान के कराची में मुंबई के 26/11 जैसा अटैक, जिन्ना एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी की इंतहा, तहरीक-ए-तालिबान का खौफनाक इंतकाम। रविवार रात 11:30 ठीक इसी वक्त पाकिस्तान में कराची के हवाई अड्डे पर गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों की गूंज ने सबको दहला कर रख दिया। खौफ और दहशत के बीच कुछ ही पलों में ये साफ हो गया कि जिन्ना एयरपोर्ट पर कोई अनहोनी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत आतंकवादी हमला हुआ है। हथियारों से लैस 10 दहशतगर्दों ने पूरे एयरपोर्ट में आतंक मचा दिया। आतंकवादी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी में थे। आतंकियों ने एएसएफ के नकली आई कार्ड भी पहन रखे थे। सभी 10 आतंकवादियों ने सुसाइड जैकेट भी पहनी थी। जब तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, आतंकी अलग अलग टीम बनाकर हमले का आगाज कर चुके थे। आतंकी ग्रेनेड दाग रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। तब तक हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी और पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी जवाबी हमला किया। और तभी एक धमाके के बाद जिन्ना एयरपोर्ट के अंदर आग की लपटें निकलने लगी। आतंकवादियों ने कार्गो डिपो में ग्रेनेड हमला किया था। आग के पास ही 3 हवाई जहाज खड़े थे। ये वो जगह है जहां से वीआईपी फ्लाइट्स और कार्गो विमान उड़ान भरते हैं। एयरपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के करीब 5000 जवान आतंकवादी हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे और एयरपोर्ट के बाहर दहशत का माहौल था। गोलियों की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक आतंकवादी की तस्वीर एक कैमरे में कैद हो गई। एक आतंकवादी ने तो खुद को ही धमाके में उड़ा दिया। क्योंकि उस खुदकश ने अपने आप को ब्लास्ट से उड़ाया, तो क्योंकि वो वहां पे मौजूद था छुपा हुआ, जैसे वो लाश लेने गए तो खुदकश ने अपने आप को उड़ाया, खुदकश हमला किया। उसमें हमारा एक सिपाही शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए। आतंकी हमला होते ही सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था और वहां मौजूद लोगों को भी निकाल दिया गया। आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी। करीब 5 घंटे तक कराची एयरपोर्ट के अंदर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चलती रही और आखिर सुबह की पहली किरण के साथ खबर आई कि एयरपोर्ट पर हमला नाकाम कर दिया गया है। लेकिन सुबह करीब 10:30 बजे कार्गो एरिया में एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई और फिर पता चला कि 3 आतंकवादियों ने खुद को उड़ा लिया। 10 दहशतगर्द 5-5 की टोलियों में 2 मुख्तलिफ जगहों से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। इसके अंदर शुरू में और अब तक ऑपरेशन के अंदर जो एएसएफ के लोग शहीद हुए, वो 7 लोग जो शहीद हो गए। किसी भी जहाज को एयरपोर्ट के ऊपर नुकसान नहीं पहुंच सका। एक कार्गो का टर्मिनल था, बिल्डिंग वो आपको दिखाई गई होगी, यकीनन आपने फुटेज बनाई होगी। उसके अंदर यकीनन क्योंकि कार्गो था, वहां आग लगाई गई, दहशतगर्दों ने लगाई, लेकिन वहीं पर उन्हीं दहशतगर्दों को मारा भी गया।
आखिरकार रात से शुरू हुई मुठभेड़ कई घंटों बाद खत्म हुई और 10 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन इस हमले में सुरक्षा बलों समेत कई लोगों की जानें चली गई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सामान को बरामद करना शुरू किया। ये सुसाइड जैकेट एक आतंकवादी की है। ये ग्रेनेड बम भी आतंकियों के शवों के पास से ही बरामद हुए हैं और ये अत्याधुनिक हथियार भी आतंकियों ने हमले के दौरान इस्तेमाल किए। आतंकियों के पास से खाने पीने का सामान भी मिला है। पाकिस्तान को दहलाकर रख देने वाली इस आतंकी वारदात के कुछ घंटों में ही ये खुलासा हो गया कि आतंकी इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले से काफी होमवर्क करके आए थे। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कराची एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने ली है। जहां तक सवाल इस आतंकी हमले की असल वजह का है, तो खुद तहरीक तालिबान ने इसे इंतकाम का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कराची में हुए आतंकवादी हमले पर भारत ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आतंकवादी हमला चाहे कहीं भी हो, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अटैक ऑन द कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट by 10 suicide bombers must be condemned in the strongest possible terms. Left unchecked, terrorism will continue to hinder efforts to promote national economic development, overcome poverty, and provide people better quality of lives. कराची एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ पूरे एयरपोर्ट पर नजर बनाए हुए है और जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पे हमले के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी सख्त हिदायत दी गई है कि अलर्ट रहें। यहां पर आप देखेंगे सीआईएसएफ के लोग जो मौजूद हैं, प्रॉपर चेकिंग और फ्रिस्किंग के बाद ही न सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस एरिया में जहां पर 1 या 2 सीआईएसएफ के जवान मौजूद होते हैं, वहां इस वक्त आपको 4 से 5 एक गेट पर सीआईएसएफ जवान मौजूद नजर आएगा। हालांकि जो सीआईएसएफ कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जरूर यहां पर लोगों की तैनाती बढ़ाई गई है, लेकिन ये वो नहीं बता रहे हैं इस वक्त कि ये कितनी फिगर है, कितने लोगों को एक्स्ट्रा तैनात किया गया है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर एयरपोर्ट के माहौल में एक अलर्टनेस जरूर हमें नजर आ रही है। सीआईएसएफ के लोग हर जगह मौजूद नजर आ रहे हैं और चक्कर काटते हुए घूमते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये फिगर्स भी शायद दिन के समय तक पता चल पाए कि कितने एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन कंट्रोल रूम से बात करने के बाद इतना जरूर पता लगा है कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया गया है। जो मौजूदा सिक्योरिटी एयरपोर्ट की है, उन्हें ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए भी पाइपलाइन में लोगों को रखा गया है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। तो कराची एयरपोर्ट पर हमले को देखते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली कराची शहर में जो एयरपोर्ट पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद भारत में जो तमाम एयरपोर्ट हैं उनमें जो सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे T2 टर्मिनल जो नया बना है वहां पर खड़ा हूं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो तमाम जो पूरा का पूरा एरिया है, वहां पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको खास तौर पर तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की बहुत गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेकअप का जो हाल है, लगा जो लोगों की लाइन है वो सिक्योरिटी चेकअप इतना ज्यादा कर दिया गया है कि लोगों को लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ रहा है। जितने भी संदिग्ध जो लोग, अगर कोई शख्स एयरपोर्ट पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे तुरंत पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी हमने यहाँ पर घूमते हुए देखे हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल है। अगर आप मुंबई के जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लगभग इसी तरह का नजारा आपको सिक्योरिटी का यहाँ पर दिखाई देखने को मिलेगा।
पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है कराची को, वैसे ही भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई माना जाता है। मुंबई पहले से ही हाई अलर्ट पे रहती है। उसके बाद जो हादसा हुआ है कराची में, सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान अपनी तरफ से तैनात हैं, डॉग स्क्वाड पूरे के पूरे एयरपोर्ट के एरिया में दिखाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना को होने से रोकने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश चौहान के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विजय पंडित हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। ये यूपी पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। सभी आरोपी पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों का बदमाश अनिल दुजाना से संबंध है। पुलिस कल मामले को सुलझाने का दावा कर सकती है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे मकसद का खुलासा नहीं किया गया है। हिरासत में लिए गए चारों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर विजय पंडित हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। यूपी पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। सभी आरोपी पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों का बदमाश अनिल दुजाना से संबंध है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता आनंद तिवारी से। आनंद, क्या समझा जाए? विजय पंडित मर्डर केस क्रैक हो गया है और क्या कुछ खुलासे कर सकती है कल पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल मेरठ जोन के एक बहुत सीनियर अधिकारी ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात को माना है कि हमने इस पूरे केस को लगभग सुलझा लिया है और जो 5 से 7 आरोपी हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया है जी। शुरुआत से ही जो परिवार ने तहरीर दी थी 5 लोगों की, कहीं न कहीं उनसे जुड़ा पूरा मामला हो सकता है। पुलिस का इस ओर भी इशारा है। और जिस तरह से अनिल दुनेजा जो मुजफ्फरनगर की जेल में बंद था, उसे अचानक ही झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है इसी घटना को लेके। और इसी से जुड़े ये सदस्य हैं जो भी इस घटना में शामिल हैं। और जिन 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था इस घटना के बाद से उनसे लगातार पुलिस पूछताछ करी थी। जो दुनेजा गांव है, अनिल दुनेजा का, वहां के रहने वाले थे। और एक पास में ही एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव है दादरी से लगा हुआ, वहां के रहने वाले बताया जाता है। उन्होंने पूरी जानकारी दी है पुलिस को, जिसके बाद पुलिस इस सुराग आगे पहुंची है। हालांकि अभी तक पुलिस ने जो हत्या के पीछे मकसद है उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये चीज साफ है कि जिस तरह से परिवार जो गीता पंडित है, उनकी जो पत्नी है, नगरपालिका की अध्यक्ष है दादरी की, वो जिस तरह से आरोप लगा रही थी, कहीं न कहीं एक वो चीज, दूसरी जो रंगारी रैकेट लगातार चलता आ रहा है दादरी में, ये दोनों एक मकसद हो सकते हैं विजय पंडित के पीछे। इसको लेके बाकायदा गृह मंत्री तक पूरी नजर बनाए हुए हैं और 7 सांसद और जो इसमें जो बीजेपी के नेता, उनकी एक कमेटी बनाई गई है, तो बाकायदा मॉनिटर करेंगे इस पूरे मामले को लेके। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मेट्रो संगम। अब बात कैंपाकोला सोसाइटी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कैंपाकोला सोसाइटी मामले में राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपाकोला के निवासियों को कोई राहत नहीं मिली है। चौहान ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार कैंपाकोला निवासियों को राहत देने में असमर्थ है। चौहान ने कहा कि सरकार उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी मशीनरी का हस्तक्षेप मना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कैंपाकोला आवासीय सोसाइटी परिसर में अवैध रूप से निर्मित फ्लैट 31 मई तक खाली करने के कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह अनुरोध भी ठुकरा दिया कि इस मामले में रेजिडेंट एसोसिएशन की सुधारात्मक याचिका पर शीर्ष अदालत में निर्णय होने तक इन अवैध फ्लैट्स को गिराया नहीं जाए। कोर्ट कैंपाकोला सोसाइटी की अर्जी खारिज करते हुए सोसाइटी के 102 फ्लैटों को अवैध करार दे चुका है। इस इमारत के जो इलीगल अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसको निष्कासित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 2 जून को फिर से एक बार उनकी मांग खारिज की है और अपना निर्णय कायम रखा है। तो ये तो न्यायिक बात है। अब न्यायिक बात के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से कहा है कि कोई भी प्रशासनिक यंत्रणा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो ये परिस्थिति आपके सामने है।
वहीं बीएमसी ने मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के निवासियों को आज शाम को नोटिस दिया और 72 घंटे के अंदर फ्लैट्स खाली करने, चाबियां जमा कराने को कहा। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कैंपा कोला सोसाइटी में अवैध करार दिए गए फ्लैट मालिकों के समर्थन में आ गई है। लता ने ट्वीट करके कहा कि मैं कैंपा कोला सोसाइटी के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से केवल एक बात कहना चाहती हूं। अगर इन लोगों के घर गिराए जाते हैं तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। अपने घर गिराए जाने के सदमे से पहले ही 3 लोग जान गंवा चुके हैं। बिल्डरों की गलती की सजा नागरिकों को क्यों दी जाए, ये अन्याय है, ये कहना है मशहूर गायिका लता मंगेशकर का। उन्होंने ट्वीट किया है। पुणे की फेसबुक घटना के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल एक्शन में आ गए हैं। पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि महाराष्ट्र में कुछ चुनिंदा सोशल नेटवर्किंग साइट पर कम से कम 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बता दें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद पुणे में बीते सोमवार आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या कर दी गई थी। पाटिल ने कहा कि आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने वालों को पहचान लिया गया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों और उन्हें लाइक और फॉरवर्ड करने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से सोशल साइट्स के जरिए समाज में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्रालय सोशल साइट्स के जरिए बेहूदी हरकत करने वालों के खिलाफ कदम उठाए। गुजारिश भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो SCRT है, इमरजेंसी रिस्पांस, उनका जो संगठन है संचार मंत्रालय का, उसके चलते जहां से ये इस तरह की बेहूदी हरकत होती है, वो चाहे देश के अंदर से हो चाहे देश के बाहर से हो, जिसने कोई भी SMS या कोई व्हाट्सएप पे कोई क्लिप आरंभ किया और शुरू किया, उसे भेजा, उसको खोज निकाले, ढूंढ निकाले और तुरंत उस पर कार्रवाई करे। और इसके बारे में जो यंत्रणा है वो केंद्र सरकार ने बनाई है SCRT के रूप में, उसको और मजबूत करना जरूरी है। और अगर चाहे तो अमेरिकी सरकार या और विदेशी सरकार से भी केंद्र सरकार संपर्क करे, उनका पूरा सहयोग ले, ताकि अगर विदेशों से कोई हरकत हो रही है तो उसकी पूरी आखिरी सतह तक उसको पहुंचना पड़ेगा। और एक तरफ जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो ऐसी शिकायत कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 44 टोल नाकों को बंद करने का फैसला किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज इसका विधानसभा में ऐलान किया। इसमें PWD के 34 और MSRDC के 10 टोल नाके शामिल हैं। टोल नाकों को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ था और शिवसेना के 2 विधायकों को निलंबित भी किया गया था। टोल नाके बंद करने से राज्य सरकार को 306 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा। राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। हाल के वर्षों में टोल नाकों को लेकर राज ठाकरे की पार्टी MNS और शिवसेना ने काफी विरोध जताया था। 44 टोल है, इनको बंद करने का निर्णय हमने लिया है। इसमें सरकार को उन विकासकों को करीब 209 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अलग अलग टोल के लिए अलग अलग रकम आंकी गई है और ये सारी प्रक्रिया पूरी होकर एक एक करके पैसे देकर ये टोल बंद किया जाएगा। और मुंबई मेट्रो की शुरुआत के साथ लोगों की सहूलियत बढ़ी है। कम कीमत में आरामदायक और फटाफट सफर मुमकिन हो रहा है, लेकिन मेट्रो स्टेशनों के आसपास पार्किंग, भारी ट्रैफिक और कनेक्टिविटी जैसी दिक्कतों को निपटाया जाना जरूरी है। मुंबई की उमस भरी गर्मी में मेट्रो के सफर से लोगों को तो सहूलियत हो रही है, लेकिन कई मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने और वहां पार्किंग की समस्या है। जैसे अंधेरी में सबर्बन लोकल स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच एक्सेस पॉइंट एक ही है। ज्यादा भीड़ होने पर यहां दिक्कत हो जाती है। अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे भारी ट्रैफिक से परेशानी हो रही है। हालांकि MMRDA सबर्बन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए स्काई वॉक बना रहे हैं।
मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए सही इंतजाम न होने से घाटकोपर में भी दिक्कत है। घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज की कमी है। मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाले स्काई वॉक तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सेंट्रल रेलवे के पुल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यात्रियों को सेंट्रल रेलवे पुल पर एंट्री के साथ पेनल्टी लग सकती है, जबकि घाटकोपर स्काई वॉक का इस्तेमाल करना हो तो भी यात्रियों को 2 फीट का अंतर होने से छलांग लगाना पड़ता है। स्टेशन से बाहर भारी ट्रैफिक और फेरी वालों की भीड़ से भी परेशानी हो जाती है। मुंबई में जगह की तंगी की वजह से मेट्रो स्टेशनों के नीचे पार्किंग का इंतजाम नहीं रखा गया है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों और अपनी सुविधा से मेट्रो स्टेशनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरती कतीरा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।